क्या आपको पता है जमीन का नामांतरण का सही तरीका क्या, कानून है, क्या बदलाव हुआ है, क्या करना होता है? आज अगर आप नामांतरण करना चाहते हैं तो क्या करना पड़ेगा, इसके लिए क्या नियम है, क्या आपको इसके लिए कोर्ट जाने की जरूरत है या आप खुद से करा सकते हैं? अब यहां पर अगर बात करें तो इसके लिए जो नियम वर्तमान में बनाए गए हैं वो नियम क्या है, इसमें आपको कितना पैसा खर्च करना पड़ेगा, यानी ऐसा तो नहीं कि कहीं ज्यादा पैसा खर्च लगता है। तो चलिए इसको समझने का प्रयास करेंगे। लेकिन जो नामांतरण होता है अगर आप इसको नहीं जानते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि आज कोई भी, आप ये जमीन देख रहे हैं ना, ये अभी वर्तमान में हो सकता है कि आपके पिता के नाम दर्ज होगा, आपके दादा के नाम दर्ज होगा या आपके परदादा का नाम ही दर्ज हो, अभी तक परदादा का ही नाम जो है वो दर्ज होगा। तो अभी आप अगर ये चाहते हैं, अब सब दिन ऐसा तो संभव नहीं है कि ये हमेशा हमारे पूर्वज के नाम से ही हो, यानी आने वाले समय में ये प्रॉपर्टी को जो है एक तरह से जो उनके वंशज हैं उनके नाम से दर्ज किया जाएगा। और अगर आप वर्तमान में चाहते हैं कि ये जो है अभी जिसके नाम से दर्ज है और अब ये आपके नाम पर दर्ज हो जाए तो इसके लिए ये पूरा नामांतरण का प्रोसेस किया जाता है। अब सवाल ये उठता है कि ये नामांतरण जो है किन किन वजह से जो है किया जा सकता है। मैंने कहने का मतलब है कि क्या क्या प्रक्रिया है और कब किसको किया जाता है। तो सबसे पहला जो उत्तराधिकारी होता है ना, यानी एक तरह से बोल सकते हैं वारिस जो है ना, उसको तो यानी वो तो उसका उत्तराधिकारी है तो उसके नाम पर संपत्ति तो ट्रांसफर होगा ही, यानी उसके नाम पर संपत्ति का नामांतरण होगा। यानी एक तरह से उत्तराधिकारी का मतलब हो गया कि वारिसों के हक के आधार पे होगा कि जो वारिस है उसका जितना हक बनता है उसको उतना दिया जाएगा। अब यहां पर हक त्याग के आधार पर भी होता है, ये भी अगर बात करें हक त्याग का मतलब है कि अगर कोई जो हक अपना त्याग करता है तो हक त्याग कर दिया, नहीं लिया संपत्ति, ठीक है, उसके पास बहुत सारा संपत्ति है, किसी को दे दिया, एक भाई को दे दिया, एक बहन को दे दिया, जिसको देना चाहे दे सकता है। तो हक त्याग जब कर दिया तो यानी अब वो जिसको भी दे दिया वो उस संपत्ति का हकदार होगा, तो उसके नाम पर, जिसको दिया गया उसके नाम पर संपत्ति का नामांतरण होगा। वसीयत के आधार पर होता है, यानी अगर किसी को वसीयत कर दिया गया कोई भी प्रॉपर्टी तो वसीयत को भी आधार माना जाता है और वसीयत को भी आधार मानकर संपत्ति का नामांतरण किया जाता है। तो ये तीन हो गया। अगर चौथा बात करें कि अगर ये है तो यानी रजिस्ट्री के आधार पर होता है। अगर आप संपत्ति किसी को रजिस्ट्री कर देते हैं, यानी कहने का मतलब क्या हुआ, उसको संपत्ति को बेचना भी कहते हैं, यानी संपत्ति अगर आप बेच देते हैं तो जो खरीदार होगा वो संपत्ति का नामांतरण कराएगा, यानी रजिस्ट्री को भी आधार मानकर संपत्ति का नामांतरण किया जाता है। मान लेते हैं कि अगर ये रमेश जो है यहाँ पर राय है और रमेश राय ने इसको बेच दिया है ना विजय के पास, तो अब इस संपत्ति का मालिक कौन हो गया, विजय। तो अब ये संपत्ति का नामांतरण रजिस्ट्री के बाद जो है वो विजय के नाम से होगा, जिसको आप दाखिल खारिज म्यूटेशन ये सब नाम से जानते हैं। तो यानी ये रजिस्ट्री के बाद भी जो है नामांतरण किया जाता है। उसके बाद अगर बात करें कि चौथा ये हो गया। पांचवा जो होता है वो कोर्ट के आदेश पर होता है, यानी अगर किसी प्रकार की गड़बड़ी है और कोर्ट का आदेश हो गया कि नहीं इस व्यक्ति को संपत्ति मिलना चाहिए, बल्कि उसका नाम जो है ना कि पूर्वज से ही संपत्ति में दर्ज नहीं है, लेकिन वो वंशावली के हिसाब से उस परिवार का उत्तराधिकारी है, उसको कोर्ट जाना पड़ा और कोर्ट के द्वारा आदेश दिया गया, तो उस आदेश के आधार पर भी जो अधिकारी होंगे उस संपत्ति का नामांतरण करेंगे। और वो संपत्ति मान लेते हैं कोई एक परिवार में है और उसको हक नहीं दिया जा रहा, वो कोर्ट चला गया, कोर्ट में जो है उसको डिग्री प्राप्त हो गया, कोर्ट का आदेश हो गया, तो उस आदेश के हिसाब से जो है संपत्ति का नामांतरण होंगे राजस्व के
वो कोर्ट के आदेश के हिसाब से जो संपत्ति है उस व्यक्ति के नाम पर ट्रांसफर करेंगे। अब ये 5वां। और अगर छठा जो बात करें वो होता है कब्जा के आधार पर, यानी अगर संपत्ति पर किसी का कब्जा है, लंबे समय से कब्जा है और वो दावा पेश करता है, दावा पेश करने के बाद क्या होगा कि यानी उसको अगर कानूनी रूप से मालिकाना हक प्राप्त होगा तो संपत्ति का नामांतरण उसके नाम से कर दिया जाएगा। यानी कब्जा के आधार पर भी जो होता है वो संपत्ति का नामांतरण किया जाता है। अगर 7वां बात यहाँ पर बात करें तो ये जो है यानी अगर किसी को पर्चा दे दिया गया, ठीक है, पर्चा कहने का मतलब ये सरकार के द्वारा दिया जाता है, यानी कोई व्यक्ति जो है आपके संपत्ति को कब्जा करके रखा हुआ है और उस पे वो उसका मकान बना हुआ है। अब वो उसको रहने के लिए जमीन नहीं है, वो भूमिहीन है, यानी उसके पास भूमि नहीं है, तो सरकार के द्वारा एक बसने के लिए, जीवन यापन करने के लिए एक पर्चा जारी कर दिया जाता है, जो तब तक उसका मान्यता होता है जब तक वो व्यक्ति कहीं संपत्ति खरीद ना ले, या वो जब तक व्यक्ति जीवित है वो उस पे पूरा जीवन काल उस जमीन पे रह सकता है, मकान बनाकर, घर बनाकर रह सकता है। अब है कि उस आधार पर भी जो है यानी नामांतरण कर दिया जाता है, मतलब पर्चा के बाद, पर्चा एक दस्तावेज हो गया और उस दस्तावेज को आधार मानकर, ठीक है, इसको आधार मानते हुए जैसे रजिस्ट्री को आधार मानकर नामांतरण किया जाता, उसी तरीके से इस पर्चा को आधार मानकर जो है नामांतरण कर दिया जाता है। मतलब कहने का मतलब ये है कि जब नामांतरण हो जाएगा तो उसके बाद आप जो सरकार को टैक्स पे करेंगे, है ना, पहले जो इस जमीन का टैक्स पे हो रहा था वो रमेश राय के नाम से, लेकिन अब जो है जिसके नाम से नामांतरण जारी हुआ, जिसके नाम से नामांतरण हुआ, वो इसका जो है टैक्स यानी रेवेन्यू जो है वो सरकार को अब देगा। मतलब लगान जो कटेगा, जो रसीद जो कटेगा वो किसके नाम से, जिसके नाम से नामांतरण होगा। तो रजिस्ट्री जो कराया वो अब जो है रसीद कटाएगा और जो एक तरह से लगान है वो सरकार को देगा, टैक्स जो है वो सरकार को पे करेगा। कोर्ट के आदेश के बाद जिसके नाम से नामांतरण हुआ वो जो है सरकार को टैक्स पे करेगा। वसीयत के आधार पर जिसके नाम से नामांतरण हुआ वो सरकार को टैक्स पे करेगा। अब कोई व्यक्ति हक त्याग कर दिया तो जिसको हक प्राप्त हुआ वो उसका टैक्स पे करेगा। अब उत्तराधिकारी है, उसके नाम से अगर संपत्ति ट्रांसफर होता है तो उत्तराधिकारी जो है वो टैक्स पे करेगा। कब्जा के आधार पर अगर किसी को एक तरह से मालिकाना हक मिलता है ना, मालिकाना हक अगर प्राप्त होता है तो वो उस पे करेगा। पर्चा अगर किसी का कटा हुआ है तो पर्चा सरकार के द्वारा दिया गया, लेकिन जो टैक्स है वो उसी को पे करना होगा जो पर्चाधारी है। यानी जब तक आप उस पे रह रहे हैं, मकान है, देखें आपको उसको बेचने का अधिकार नहीं है। आपके नाम से पर्चा दे दिया गया, इसका मतलब ये नहीं कि आप पर्चा बनवा लिए और किसी को बेच भी दिए, बिल्कुल नहीं। बेचने इसलिए कि वो संपत्ति आपकी नहीं है, लेकिन आपको एक अधिकार दे दिया गया कि आप इस संपत्ति पे रह रहे हैं, लंबे समय से रह रहे हैं, तो आप जीवन यापन कर सकते हैं। हाँ, भविष्य में अगर आप कहीं प्रॉपर्टी खरीदेंगे तो फिर एक तरह से कानूनी प्रक्रिया के तहत इस पर्चा का मान्यता खत्म भी किया जा सकता है। अब यहां पर सवाल उठता है कि नामांतरण होता कैसे है। देखें, नामांतरण होता है, हर राज्य का एक अलग अलग नियम है। हाँ, जितने भी राज्य हैं ना, सभी का एक अलग नियम है। राज्य सरकार के द्वारा नियम बनाया जाता है। अब उस नियम में राज्य सरकार के द्वारा सारा शुल्क भी तय कर लिया जाता है। कहीं पर अगर बात करें, जो जमीन का प्लॉट का जो एरिया है उस हिसाब से जो है एक शुल्क दिया जाता है। आपको एक स्टाम्प वैल्यू के साथ जो है, मान लेते हैं 1000 हो, 5000 हो, या कहीं 100 ही हो, है ना, तो उस पे अपना सारा जो भी प्लॉट आपके पास है, जो उसका आप नामांतरण कराना चाहते हैं, उसमें सारा दर्ज कराएंगे। फिर उसका एक प्रोसेस होता है अप्लाई करने का, है ना। हर राज्य का एक तरह से, बहुत राज्य में ऑनलाइन पोर्टल है, आप वहां पर जाके ऑनलाइन अप्लाई करेंगे। उसके बाद जो उसके अधिकारी हैं उसको वेरीफाई करेंगे। अगर सब कुछ सही पाया जाएगा तो उसके बाद वो संपत्ति का नामांतरण जो है आपके नाम से कर दिया जाएगा, और उसके बाद जो भी रेवेन्यू कॉस्ट होगा वो आपको पे करना पड़ेगा। वो हर राज्य का अलग अलग होता है। बहुत सारे राज्य में कॉस्ट जो है वो काफी कम है, बहुत सारे राज्य में जो कॉस्ट है वो अधिक है। तो ये जो कॉस्ट है वो डिपेंड करता है
राज्य के ऊपर, और राज्य का क्या नियम है, राज्य का क्या कानून है। आप जिस राज्य में रहते हैं वहां पर जो एक तरह से कॉस्ट लगता होगा, जो टैक्स लगता होगा, जो लगान शुल्क लगता है, वो आपको तो देना ही पड़ेगा। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक जरूर कर दें। चैनल को पहली बार देख रहे हैं सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के